हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है आप सबों के सामने पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आप सबों के सामने आज का ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है और बहुत ही ऐतिहासिक विषय है, टॉपिक है। और वो टॉपिक है कलिंग युद्ध से संबंधित। आप सभी को पता ही होगा कलिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, किसके शासनकाल में लड़ा गया था। और इस पे एक ऐसी घटना थी, कलिंग युद्ध जो है एक ऐसी घटना है जिसमें अशोक राजा जो थे, अशोक सम्राट जो थे, उनका मन परिवर्तन कर देता है। जो पूरे विश्व, माफ कीजिए, पूरे भारतवर्ष पे वो अपना अधिकार करना चाहता था, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और पूरे विश्व, पूरे भारत में यहाँ तक कि बस एक ही एरिया बचा ही हुआ था, ये आपका कलिंग क्षेत्र जो था वही स्वतंत्र था अशोक के साम्राज्य से। और इस पे उन्होंने विजय भी हासिल की, लेकिन उन्होंने इस विजय पे वे आनंदित हुए नहीं, बल्कि उन्हें बहुत ही दुख प्रतीत हुआ और उनका मन परिवर्तन हो गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कलिंग युद्ध से संबंधित किस प्रकार से अशोक सम्राट के मन का परिवर्तन होता है और वे कैसे शांति के मार्ग पर चलते हैं और वे पूर्ण रूप से किस प्रकार से वे युद्ध की रीति को, युद्ध की पद्धति को वे पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस कलिंग युद्ध के परिचय के बारे में। आप सबों को पता है ये जो कलिंग युद्ध है वो अशोक सम्राट के द्वारा लड़ा गया था और इसके अधीन, मतलब मौर्य साम्राज्य था, अशोक साम्राज्य, माफ कीजिएगा, अशोक राजा का जो साम्राज्य का नाम था वो मौर्य साम्राज्य था। और प्राचीन भारत में कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच, कलिंग एक अलग राज्य था, साम्राज्य था, जिसको वर्तमान में हम लोग ओडिशा में इसको देखते हैं। तो कलिंग राज्य के बीच हुआ था और वर्तमान में, जैसा भी मैंने बताया, ओडिशा में है और दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में शामिल है ये आपका कलिंग राज्य। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो कलिंग युद्ध है दया नदी के तट पर स्थित धौली की पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है, एक नदी है जिसका नाम दया है और धौली के पहाड़ी में यह युद्ध को किया गया था। और कलिंग युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे घातक युद्धों में से एक माना जाता है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग जानेंगे क्यों इस युद्ध को घातक युद्धों से तुलना किया गया है। भारतीय इतिहास के एक सबसे घातक युद्ध में इसको क्यों माना गया है, इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे। तो और यहाँ पे ये स्लाइड में भी हम परिचय को देखेंगे। ये जो कलिंग युद्ध है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में खड़ा हुआ था, जिसने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। मतलब ये जो युद्ध है एक परिवर्तन का युद्ध, इसको भी आप लोग कह सकते हैं। जैसे पिछला स्लाइड में बताया कि ये भारत का सबसे घातक युद्ध में से एक था, लेकिन इस युद्ध के द्वारा एक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही बड़ी घटना के रूप में इसको देखा जाता है। और ये भी कहा गया जो कलिंग युद्ध है न केवल अपने पैमाने और तीव्रता के लिए, बल्कि सम्राट अशोक के एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक और बौद्ध धर्म के उत्साही अनुयायी में परिवर्तन पर इसके गहरे प्रभाव के लिए भी उल्लेखनीय है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह जो युद्ध है एक मन परिवर्तन करने वाला भी युद्ध था अशोक सम्राट के लिए। जैसे यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अशोक के एक क्रूर विजेता। ठीक है, इसी से आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अशोक सम्राट जो थे वे कितने क्रूर शासक थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि वे किस तरह से क्रूर विजेता थे। और उसका परिवर्तन क्या हुआ, एक दयालु शासक के रूप में हुआ और वे आगे चल के एक बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बन गए थे। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे कि युद्ध का जो पृष्ठभूमि क्या था, क्योंकि कुछ भी युद्ध होता है उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। या कोई भी युद्ध अचानक नहीं होता है। ये जो युद्ध होता है वो शुरू से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो घटना सिर्फ एक युद्ध का परिणाम के रूप में देखते हैं। तो चलिए इसका पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि जो महान सम्राट जो थे मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के शासक के बीच पे लड़े गए युद्ध को कलिंग युद्ध के नाम से पुकारा जाता है, ये सभी को जानते हैं। मौर्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके निधन के समय तक मौर्य साम्राज्य प्रशासन के पास आधुनिक भारत का अधिकांश हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके निधन के समय वे आसपास में जो मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो अधिकांश भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जिसके दक्षिण हिस्से में कलिंग एक स्वतंत्र था। ठीक है, कलिंग पर ही वे अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे, बल्कि पूरे भारत में अधिकांश हिस्सों पे ये मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है फैला हुआ था। और ये भी अगला पॉइंट में कह रहा है कि जो कलिंग जो है अच्छी स्थिति में था, मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, उनकी कंडीशन खराब नहीं थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छा था, ये बताया गया है कलिंग का। और उसके व्यापार मार्ग, मतलब कलिंग का जो व्यापार मार्ग है वो दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। कलिंग के पास महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और एक मजबूत नौसेना भी था, ये भी कहा गया है। क्योंकि जो कलिंग है आपका कहाँ है, आपके ओडिशा, जो वर्तमान ओडिशा है, और कहाँ पे है आपका दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश तक ये कलिंग फैला हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कलिंग की जो स्थिति है कितनी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था, व्यापार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, हर एक चीज़ वहाँ की अच्छी थी। और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काफ़ी मजबूत था, क्योंकि उसके पास अपना बंदरगाह था और एक मजबूत क्या थी, नौसेना भी था, ये कहा गया है। तो ये कारण बताया गया है युद्ध होने के। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे जो युद्ध की घटनाएं, युद्ध के दौरान क्या क्या घटना घटी थी, उन सारी बातों को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट में एक बताया जाता है कि जो कलिंग युद्ध के सटीक घटनाओं और प्रकृति के बारे में अधिकांश संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि हिंसा और हताहतों का स्तर बहुत अधिक था। यहाँ पे हम लोगों के पास अधिक प्रमाण नहीं है, लिखित संसाधन उपलब्ध नहीं है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। लेकिन ये कंफर्म बात था कि जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी हिंसा हुआ था और कई हताहतों को देखा गया था। अशोक के जो शिलालेख है उसके अनुसार से ये बताया गया है कि जो कलिंग युद्ध है उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो युद्ध है कितना खतरनाक था, कितना क्रूर रीति से किया गया था, क्योंकि इस पे 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया था। और ये बात आगे कहता है कि युद्ध कब शुरू हुआ इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में समाप्त हुआ था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जो युद्ध की समाप्ति की बात करते हैं वो शासन के 8वें वर्ष, मतलब 161 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिस पे 8 वर्ष अगर आप जोड़ दे तो कितना हो जाता है, आपका हो जाएगा 278 आसपास का हो जाएगा, है ना। तो मतलब इतना लंबा युद्ध चला था और इसमें बहुत सारे लोगों को हिंसा के दौरान बहुत सारी हानियां देखने को मिली थी। और मेगस्थनीज जो थे, एक यात्री थे मेगस्थनीज, और उनके अनुसार से ये कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार में जो ये मेगस्थनीज थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी इतिहास के रूप में वे थे, वे यूनान के रहने वाले थे। जो मेगस्थनीज है
और मौर्य साम्राज्य, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे वे एक इतिहासकार के रूप में काम करते थे। और कलिंग के राजा के पास एक बड़ी सेना थी। उन्होंने कहा था मेगास्थनीज के द्वारा कि कलिंग के राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें हाथी, पैदल सेना और घुड़सवार भी थे। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए अब हम लोग इस युद्ध के परिणाम के बारे में समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कहा गया कि अशोक जो थे इस युद्ध में विजयी रहा था। परिणाम की बात करें, जैसा मैंने शुरू ही स्लाइड में आप सबों को कहा था कि इस युद्ध में अशोक विजयी हुए थे और इसलिए उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। और अब कह सकते हैं संपूर्ण भारत पे अशोक सम्राट का अधिकार हो चुका था, मौर्य साम्राज्य का अधिकार हो चुका था, क्योंकि कलिंग ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे ये अशोक साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य अधिकार नहीं कर पाया था। लेकिन इस विजय के बाद वो संपूर्ण भारत पे अपना साम्राज्य को फैला चुका था, अशोक साम्राज्य, माफ कीजिएगा, मौर्य साम्राज्य। लेकिन कलिंग पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वहां एक भी व्यक्ति गुलाम के रूप में नहीं रहने के लिए नहीं बचा था, मतलब गुलाम के रूप में नहीं थे। क्यों नहीं थे उसको हम लोग आगे देखते हैं। जो कलिंग युद्ध है उसमें लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, अनाथों के बच्चे रो रहे थे, सर्वत्र रक्त धाराएं बह रही थी। अशोक ने हाथियों, सैनिकों और घोड़ों के 100 भी देखे थे। उन्हीं के बाद उन्होंने तय किया था, मतलब आगे चलिए अगला पॉइंट में देखेंगे, इसमें आप लोगों को पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अशोक जो है इन हत्याओं पर बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं और वे अपने आप को माफ कीजिएगा इल्ज़ाम खुद पे लगाते हैं, जिम्मेवार खुद ठहराते हैं अपने आप को, और उन्हें बहुत ही पछतावा होता है और उसने आक्रामकता की नीति छोड़ दी। ठीक है, अशोक जानवरों और लोगों के कल्याण के लिए नीति का पालन करने लगे। अशोक ने पश्चिम एशिया की यूनानी राज्यों सहित कई देशों में शांति दूत भी भेजे थे। ऐसी बात यहाँ पे देखने को मिलता है और उनके मन में सच्चा पछतावा होता है। इन सारी रक्त को देख के, शवों को देख के, बच्चों को रोते हुए देख करके, तो इसके द्वारा उनका मन परिवर्तन हो जाता है और ये जो अहिंसा के जो रास्ते थे, माफ कीजिएगा हिंसा का जो रास्ता था, उनके वो छोड़ देते हैं और आक्रामकता की नीति को वे छोड़ करके शांति की राह पे चलने पे निकल पड़ते हैं और जितने भी जनता के कल्याण की बात है उनको वे करने लगते हैं, कल्याण के लिए नीति का पालन करते हैं। और अशोक ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए अपने शांति दूतों को नियुक्त करते हैं और पश्चिम एशिया के यूनानी राज्यों में वे अपने शांति के दूतों को भेजते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ एक भी व्यक्ति गुलाम के रूप में रहने के लिए नहीं बचा, है ना, कलिंग में। क्यों? क्योंकि वे पछतावा की अपना मन परिवर्तन करते हैं और लोगों के कल्याण की नीति में लग जाते हैं और वहाँ पे जितने भी जनता थे उन लोगों को वे गुलाम के रूप से नहीं, एक अपने जनता के रूप में उनकी सेवा में लग जाते हैं। अब अगला में पॉइंट देखते हैं परिणाम में ही। कलिंग युद्ध का आप लोग देखते जाइए यहाँ स्क्रीन में। कलिंग युद्ध का अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यह संभवतः प्राचीन इतिहास का एकमात्र युद्ध था जहां एक भावी विजेता ने अपनी तलवार त्याग दी थी। युद्ध के बाद वे अपने तलवार को त्याग देते हैं और अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। आगे कहता है कि युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपने धर्म परिवर्तन के बाद अशोक धर्म के प्रचार के लिए, जो बौद्ध धर्म का जो है, धर्म के प्रचार में शामिल हो गए। अशोक ने अपना शेष जीवन अहिंसा और धर्म विजय के लिए समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अशोक का मन परिवर्तन हो पाता है और वे अहिंसा के मार्ग पे चलने लगते हैं और उसके बाद में वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। अगला पॉइंट में ये कहता है कि अशोक ने अपने सैन्य विस्तार को भी समाप्त कर दिया और 40 से
अधिक वर्षों तक शांति, सद्भाव और समृद्धि का ध्यान केंद्रित किया। आप सोच सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, है ना, 40 से अधिक वर्षों तक अपने साम्राज्य में शांति का प्रचार हुआ, सद्भाव को देखा गया, समृद्धि को देखा गया। तो ये सारी बातों को यहाँ पे देख पाते हैं। हालांकि अशोक की नीति ने भूमि पर शांति तो ला दी थी, लेकिन लंबे समय में इसने खतरों से खुद को बचाने की क्षमता भी नष्ट कर दी। क्योंकि यहाँ पे मन परिवर्तन की बात तो किसका देख रहे हैं? अशोक सम्राट का। और वे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वे अपनी सेना को तो तैयार नहीं किए, वे युद्ध को तो वे छोड़ चुके थे, लेकिन अपना जो सेना है उनको वे ध्यान नहीं दिए, है ना। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था अभी, यहाँ पे है कि तलवार त्याग दिए, ठीक है, और अशोक ने अपना हिंसा धर्म विजय के समाप्त किया, अपने सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया, है ना। यहाँ पे अपनी सुरक्षा, डिफेंस लाइन को भी वे उतना ध्यान नहीं देने लगे, जो सैन्य विस्तार उनको करना चाहिए था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, लेकिन वे नहीं करते हैं। और इन्हीं कारण से इसने खतरों को बचाने की क्षमता को नष्ट कर दिया। उनका साम्राज्य इसके बाद लंबे समय तक नहीं चल पाया, है ना, और उनका साम्राज्य का भी अंत हो गया। ये भी बातें यहाँ पे देखते हैं। अब चलिए आखिरी स्लाइड है, उसमें हम लोग इसके महत्व को देखेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, आप लोग देखते रहिए स्क्रीन में। तो यहाँ कहता है कि लाखों लोगों की जान की कीमत पर कलिंग पर विजय प्राप्त करने से अशोक को बहुत पछतावा हुआ, ये मैंने पहले बता दिया, और दुख हुआ। अशोक को लगा कि यह मानव जीवन की कीमत के लायक नहीं है, उनको काफ़ी पछतावा हुआ था। अगला है, लोगों की मृत्यु, पीड़ा, खून और आंसुओं ने उसे लगातार पीड़ा दी। किसे? अशोक को पीड़ा दी थी। कलिंग युद्ध ने अशोक को एक ऐसा नेता बनने के लिए प्रेरित किया जो लोगों की शांति और सद्भाव की परवाह करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें शुरू में हो चुकी है। और ये भी महत्व के रूप में देखा जाता है कि जो अशोक है, उन्होंने कसम खाई कि वह कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। और उसने अशोक मौर्य वंश की मृत्यु के बाद नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी साम्राज्य का सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, और वे सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना जो युद्ध की नीति है उनको त्याग दिया था, है ना। तो इन सारी बातों के द्वारा उनका जो मौर्य साम्राज्य है 232 ईसा पूर्व में विघटन हो गया मौर्य साम्राज्य का। तो ये सारी बातों को यहाँ पे देख पाते हैं। और ये भी हुआ कि जो कलिंग युद्ध है उसके बाद अशोक का पश्चाताप हुआ और परिवर्तन उनके साम्राज्य भर में उनके द्वारा बनाए गए कई चट्टान और स्तंभ शिलालेखों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये कहा गया है। और कलिंग युद्ध ने भारत को ऐतिहासिक चेतना पर गहरी छाप छोड़ी। यह युद्ध के विनाशकारी परिणामों और परिवर्तन और मुक्ति की क्षमता का एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। और ये जो कलिंग युद्ध है कितना महत्वपूर्ण रहा, ये सारी बातों को देखते हैं। लगभग 261 में शुरू हुआ और 8 वर्ष कितना होता है? 267, माफ कीजिएगा 2। तो इतने वर्षों तक यह युद्ध चला था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यह जो युद्ध है कितना आक्रामक रहा होगा, क्रूरता से भरा होगा, और इसमें कितने लोग मारे गए? 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो उसी से आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो युद्ध है काफ़ी खतरनाक था। लेकिन इसका रिजल्ट के रूप में क्या देखते हैं? अशोक सम्राट का मन परिवर्तन होता है और वे अपने जो धर्म है उसको छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार में वे लग जाते हैं। तो ये सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इस पर आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।